देखिए बच्चों, हमारी 4th यूनिट रासायनिक बलगति समाप्त हो चुकी है और आज हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको अभिक्रियाएं दी हुई है और उन अभिक्रियाओं के लिए जो वेग व्यंजक दिए हुए हैं, उस वेग व्यंजक से हमें एक तो कोटि पता करनी है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, और दूसरा हमें वेग स्थिरांकों की इकाई पता करनी है। तो देखिए, ये आपको पहली अभिक्रिया दी हुई है 3NO और इससे बन रहा है N2O, ठीक है। और जो अभिक्रिया का वेग है, वेग बराबर के NO और NO की पावर है 2, ठीक है, यानी NO पे घात है यहाँ पे 2। तो देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस फर्स्ट अभिक्रिया को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वेग हमें दिया हुआ है के NO और NO पे पावर है 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि यहाँ 2 होगी। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। इस वेग व्यंजक में जो ये अभिकारक है, अभिकारक की जो घातांक है, वो घातांक की क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। भाई हम लोग पढ़ के आए हुए हैं ना कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, उसके वेग व्यंजक में जो अभिकारक की सांद्रता के पदों के घातांक जो होते हैं, तो इन घातांकों के योग को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए, यहाँ पे जो अभिकारक है उसकी सांद्रता का घातांक क्या है, 2 है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। लीजिए भाई, हमने अभिक्रिया की कोटि पता कर ली। अब हमें पता करना है वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे आप किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था मोल लीटर इनवर्स और इसकी होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि मोल लीटर इनवर्स और इस पे होल पावर है 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या आई, 2 आई, ठीक है। तो हम यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n की जगह 2 रख दिया, 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा -1। भाई 1 माइनस 2 इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लीजिए भाई, कोटि क्या निकल के आएगी, कोटि निकल के आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो देखिए हमारी अभिक्रिया की कोटि क्या निकल के आ गई, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों, आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना जरूरी है। भैया मैंने आपको बताया था कि मोल लीटर इनवर्स, इसकी होल पावर है 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो आपको जिस भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है, आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अभिक्रिया की कोटि पता होना जरूरी है, और अगर अभिक्रिया की कोटि आपको पता है तो n की जगह उसका मान रखो और किसी भी वेग स्थिरांक की इकाई को ज्ञात कर लो, ठीक है। निकाल लिया हम लोगों ने, देखिए कितना आसान है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरी अभिक्रिया क्या है। देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है, H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस 2H प्लस, इससे बन रहा है 2H2O प्लस I3 माइनस। क्लियर है। अब इस अभिक्रिया के लिए वेग देखिए, इस अभिक्रिया के लिए वेग है के H2O2 और I माइनस, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि H2O2 की पावर भी 1 है, I माइनस की पावर भी 1 है, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, वेग आपको दिया हुआ है के H2O2, ठीक है, और ये I माइनस, यानी H2O2 और I माइनस इन दोनों के ऊपर वेग निर्भर कर रहा है। इसकी जो वो है घातांक 1 है, इसकी घात भी क्या है, 1 है। तो भाई अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 + 1। भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 कर देंगे तो अभिक्रिया की कोटि क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। n बराबर 2 निकल के आई है। अब इस फॉर्मूले में जो अभी हमने पिछली अभिक्रिया के लिए पढ़ा था, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, इसमें हम n बराबर 2 रखेंगे तो हम वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, वेग स्थिरांक की इकाई क्या निकल के आई, इसके लिए भी वेग स्थिरांक की इकाई निकल के आई है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, आई बात समझ में। अगले देखते हैं, अगली अभिक्रिया क्या है।
देखिए तीसरी अभिक्रिया क्या है, CH3CHO, इससे बन रहा है CH4 और CO। ठीक है, हमें देखिए अभिक्रिया का वेग क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया का वेग बराबर K और CH3CHO और इसकी पावर है 3/2। यहाँ पे जो घात है, जो सांद्रता पद पे जो घात है वो क्या है, 3/2 है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। वेग बराबर K CH3CHO की पावर 3/2, ये हमें दिया हुआ है। अब भाई यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या हुई, यहाँ अभिक्रिया की कोटि हो गई N बराबर 3/2। देखिए बच्चों यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, घात 3/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि सीधी सीधी क्या निकल के आ गई, 3/2 निकल के आ गई। अब हम उस फॉर्मूले में N की जगह 3/2 पुट करेंगे। भाई इधर देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अरे भाई यही तो फॉर्मूला था। लीजिए भाई n की जगह हम रख देंगे 3/2। तो देखिए बच्चों क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, -1/2 निकल के आएगा और ये सेकेंड इनवर्स। देखिए बच्चों इसको समझिए, 1 माइनस 3/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3, हमारा क्या निकल के आ गया, -1/2 निकल के आ गया ना। तो देखिए जब इसे सॉल्व किया तो ये निकल के आ गया -1/2। ठीक है, यानी इस पूरे पे होल पावर आ गई -1/2। तो हमारी इकाई क्या होगी, वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में 1/2 हो जाएगी और ये हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए हमारी वेग स्थिरांक की इकाई देखिए, K बराबर मोल की पावर -1/2, L की पावर 1/2 और ये क्या है, सेकेंड इनवर्स। कितना आसान है भाई, हम लोगों ने क्या किया, जो n है उसका मान यहाँ पे पुट कर दिया। अगला देखिए अगली अभिक्रिया क्या है, 4 नंबर की अभिक्रिया देखिए, C2H5Cl, इससे बन रहा है C2H4 और HCl। ठीक है, अभिक्रिया का वेग देखिए, वेग बराबर K और C2H5Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, जो सांद्रता है उस पे घातांक 1 है, घातांक क्या है, 1 है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे हल कैसे करेंगे, वेग बराबर K C2H5Cl। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है। अब इस सांद्रता के पद पे घातांक 1 है, जब घातांक 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। अब वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है। लीजिए भाई उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हम यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अरे भाई हमारी अभिक्रिया की कोटि 1 निकल के आई है ना, तो n की जगह 1 रख दीजिए। लीजिए भाई मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, लीजिए भाई मोल लीटर इनवर्स और इस पे होल पावर निकल के आ गई 0 और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये 1 है, -1 सेकेंड इनवर्स हो गया। अब देखिए किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारी वेग स्थिरांक की इकाई निकल के आ गई सेकेंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आया समझ में, कितना आसान है। सीधा सीधा हमें अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, जो कि हम वेग व्यंजक पर जो सांद्रता के घातांक है उससे ज्ञात कर सकते हैं, और जैसे ही अभिक्रिया की कोटि ज्ञात हो जाती है हम वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, अभिक्रिया 2A + B, इससे बन रहा है A2B के लिए वेग बराबर K, A और B की पावर है 2। ठीक है, ये वेग दिया हुआ है इसके लिए, यहाँ K का मान 2.0 इंटू 10⁻⁻6, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, ये K का मान है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। देखिए बच्चों प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जब A बराबर, यानी A की सांद्रता दी हुई है, जब A बराबर 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, एवं B की सांद्रता दी हुई है 0.2 मोल लीटर इनवर्स हो, तथा
अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब A घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए। देखिए बच्चों, प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको कोई अभिक्रिया दी हुई है और अभिक्रिया के लिए ये दिया हुआ है वेग, ठीक है। साथ में K का मान आपको दिया हुआ है और A और B की सांद्रता दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है प्रारंभिक वेग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, यानी सबसे पहले हमें निकालना है प्रारंभिक वेग और उसके बाद में अभिक्रिया का वेग और ज्ञात करना है। कब? जब A घटकर कितना रह जाए? 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए, ठीक है। अब देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए बच्चों, प्रश्न में हमें दिया हुआ है वेग बराबर KA/b²। अरे भाई दिया हुआ है ना, इधर देखिए प्रश्न में हमें वेग दिया हुआ है, वेग बराबर KA/b², ठीक है। लीजिए वेग बराबर KA/b²। अब यहाँ पे हम सबसे पहले K का मान रखेंगे। ये K का मान 2 गुणा 10 की पावर -6 हमें दिया हुआ है। अरे प्रश्न में देखिए K का मान है 2.0 इंटू 10 टू पावर -6, ये हमें K का मान दिया हुआ है। लीजिए हमने K का मान रख दिया। ये जो A है, ये जो सांद्रता A है, ये हमें दी हुई है। अरे प्रश्न में देखिए सांद्रता A दी हुई है 0.1 और B की दी हुई है 0.2, ठीक है। लीजिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने A की सांद्रता रख दी 0.1, B की सांद्रता रख दी 0.2 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। लीजिए भाई हमारा वेग क्या निकल के आया? 8 इंटू 10 की घात -9। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए, वेग निकल के आया है 8 इंटू 10 टू पावर -9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? ये हमने निकाल लिया इसका प्रारंभिक वेग। क्या निकल के आ गया? प्रारंभिक वेग निकल के आ गया। अब हम वेग की गणना करेंगे जब A की सांद्रता कितनी रह जाए? घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाए। तो देखिए आगे, चूंकि A की सांद्रता घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है, अतः क्रिया करने वाले A की सांद्रता, तो देखिए बच्चों क्रिया करने वाले A की सांद्रता क्या होगी? तो जो हमें A की सांद्रता दी हुई है, देखिए प्रश्न में जो हमें प्रश्न में A की सांद्रता दी हुई है 0.1, इस 0.1 में से हम बची हुई सांद्रता को अगर माइनस कर देते हैं, यानी 0.1 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 0.06 को, तो हमारे पास A की वो सांद्रता आ जाएगी जो क्रिया करती है। क्लियर है? तो लीजिए भाई 0.1 में से मैंने माइनस कर दिया 0.06 को और ये हमारे पास A की वो सांद्रता आ गई जो क्रिया करती है। कितनी निकल के आई A की सांद्रता? 0.04 मोल लीटर इनवर्स निकल के आ गई। क्लियर है? ये हमने क्रिया करने वाली A की सांद्रता निकाल ली। अब हमें क्रिया करने वाली B की सांद्रता निकालनी है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, क्रिया करने वाले B की सांद्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो A की सांद्रता है उसको 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी 1/2 और गुणा कर देंगे 0.04 से और हमारे पास B की सांद्रता निकल के आई 0.02 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है बच्चों? देखिए समझने की कोशिश कीजिए ये कैसे आया। देखिए आपको ये अभिक्रिया दी हुई है, ध्यान से देखिए, आपको ये अभिक्रिया दी हुई है प्रश्न में 2A + B, ठीक है, और 2A + B इससे बन रहा है A2B। देखिए बच्चों ये आपको अभिक्रिया दी हुई है प्रश्न में कि 2A + B से बन रहा है A2B। देखिए क्या मैं इस अभिक्रिया के वेग को इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या? -1/2 dA/dt लिख सकती हूँ भाई। अगर हम वेग की बात करें, अभिक्रिया के वेग को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, -1/2 dA/dt बराबर -dB/dt और बराबर ये प्लस का हो जाएगा dA2B/dt। लिख सकती हूँ मैं अभिक्रिया के वेग को इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके रेफरेंस में और इसके रेफरेंस में। देखिए -1/2 dA/dt बराबर -dB/dt, ठीक है। मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि dA/2dt बराबर dB/dt।
बोल सकती हूँ बच्चों। देखिए, और देखिए बच्चों, ये जो माइनस का साइन है, मैंने आपको समझाया है कि जो माइनस और प्लस का जो साइन आता है वो सांद्रता में कमी और वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्रिया करने वाली ए की सांद्रता ज्ञात कर ली। भाई, क्रिया करने वाले ए की सांद्रता हमने ज्ञात कर ली और हमें बी की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो बी की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? अरे भाई, जो ए की सांद्रता है उसे 1/2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अरे भाई, अगर हमें क्रिया करने वाले बी की सांद्रता निकालनी है तो जो ए की सांद्रता हमने ज्ञात की है, क्रिया करने वाले ए की सांद्रता हमने ज्ञात की है, उसे 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लीजिए भाई, हमने वही तो किया है। तो हमें इस तरीके से क्रिया करने वाले ए की सांद्रता पता लग गई और क्रिया करने वाले बी की सांद्रता भी हमें पता चल गई। आई बात समझ में यहाँ तक की? अब आगे देखो, अब हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे 2a + b, इससे बन रहा है a2b। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक सांद्रता क्या है। प्रारंभ में a है 0.1 और b है 0.2। वापस देखिए, प्रारंभ में a तो है 0.1 और b है 0.2, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम t समय पे बात करें तो देखिए t समय पे क्या होगा, 0.1 में से माइनस कर देंगे 0.04 को। ठीक है, अरे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.1 में से जो क्रिया कर रहे हैं, जो ए की सांद्रता है, क्रिया करने वाली ए की सांद्रता, उसको हम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी के लिए 0.2 में से क्रिया करने वाली बी की सांद्रता को माइनस कर देंगे। कर दिया माइनस, तो हमने 0.1 में से माइनस कर दिया 0.04 को। ये भी हमने पीछे निकाला है भाई, पिछली स्लाइड में हमने निकाला है ना कि ये क्रिया करने वाले ए की सांद्रता, क्रिया करने वाली बी की सांद्रता। तो लीजिए भाई, हमने यहाँ पे 0.1 में से माइनस कर दिया 0.04 को और यहाँ 0.2 में से माइनस कर दिया 0.02 को। क्लियर है? अब देखिए, t समय पर a की सांद्रता क्या निकल के आएगी। जब हम 0.1 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो a की सांद्रता हमारी 0.06। ठीक है, और ये हमें प्रश्न में भी दी हुई है कि a की जो बची हुई सांद्रता है वो 0.06 है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम बात करें कि t समय पर b की सांद्रता क्या होगी, तो भाई 0.2 में से माइनस कर दो 0.02 को। लीजिए भाई, b की सांद्रता आ गई 0.18। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, सीधा सीधा अभिक्रिया का वेग निकालेंगे हम। तो वेग बराबर k a और b की पावर 2, b की पावर 2, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए, k का मान हमें दिया हुआ है, ये हमने k का मान रख दिया। a हमने निकाला 0.06, लीजिए भाई, और b हमारा क्या था 0.18, लीजिए 0.18 और इसका कर दिया स्क्वायर। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा वेग निकल के आएगा 3.888 इंटू 10⁻⁹। तो हम अभिक्रिया के वेग को क्या लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, हम अभिक्रिया के वेग को लिख सकते हैं 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आया समझ में? अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। बेटा देखिए, -4 इधर आ गया है, -4 है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो। तो देखिए बच्चों, क्या है, K का मान दिया हुआ है हमें। क्लियर है? और हमें NH3 के जो अपघटन है उसमें N2 एवं H2 के उत्पादन की दर हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम अभिक्रिया को। देखिए बच्चों, अभिक्रिया क्या होगी, 2NH3 और जब विघटन हुआ तो ये बना N2 + 3H2। क्लियर है? सबसे पहले हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। हम अभिक्रिया के वेग को कैसे लिख सकते हैं? भी ऐसे लिख सकते हैं ना, -1/2 dNH3/dt। ये आपको समझाया हुआ है सब मैंने। भाई अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये बराबर है +dN2/dt। ठीक है, और ये बराबर है +dH2/3dt के। ठीक है, लीजिए भाई, ये हमने अभिक्रिया का वेग लिख दिया। अब हमें देखिए, ये बताया हुआ है कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। भाई अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो सीधा सीधा K के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि dN2/dt बराबर K।
अरे देखिए बच्चों, आगे मैं ये लिख सकती हूँ dN2 अपॉन dt बराबर k। ये वेग स्थिरांक के बराबर है क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है और k का मान हमें दिया हुआ है। देखिए k का मान क्या दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है। लीजिए भाई, तो हमारा dN2 अपॉन dt किसके बराबर हो गया, k के बराबर, और k का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों, ये क्या निकल के आ गई, ये हमारे नाइट्रोजन के उत्पादन की दर निकल के आ गई। नाइट्रोजन के उत्पादन की दर। अब हमें साथ में क्या ज्ञात करनी है, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर ज्ञात करनी है। अब देखिए इधर नजर डालिए, हमने क्या बोला था कि dN2 अपॉन dt बराबर है dH2 अपॉन 3dt के। भाई इधर देखिए, हमने बोला है dN2 अपॉन dt, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, ये बराबर है प्लस dH2 अपॉन dt और यहाँ 3 है, ठीक है, ये इसके बराबर है। और भाई हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग में लिखा था ना dN2 अपॉन dt बराबर dH2 अपॉन 3dt, तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए आगे, लीजिए भाई ये दोनों बराबर है। अब हमें dN2 अपॉन dt हम लोगों ने निकाल लिया। अरे भाई नाइट्रोजन के उत्पादन की दर हमने निकाल ली जो k के बराबर है, निकाल ली। और अब हमें हाइड्रोजन के उत्पादन की दर यानी H2 अपॉन dt हमें ज्ञात करना है। जो ये मैंने बॉक्स में बंद किया है ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए dH2 अपॉन dt, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर हमें ज्ञात करनी है, तो 3 इधर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना dN2 अपॉन dt। आई बात समझ में। अब देखिए dN2 अपॉन dt हमें पता ही है, ये हमने निकाल लिया, इसको गुणा कर देंगे 3 से। तो लीजिए भाई देखिए क्या होता है, देखिए ये मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पे समझाया ना, dH2 अपॉन 3dt बराबर dN2 अपॉन dt। अब ये इधर 3 इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला ये वाला ही निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब आगे देखिए, हम dN2 अपॉन dt का जो मान है इसे 3 से गुणा कर देंगे। देखिए बच्चों, आगे 3 से हमने गुणा कर दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 को कर दिया। लीजिए भाई, हमारे हाइड्रोजन के उत्पादन की दर निकल के आ गई 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या निकल के आ गई, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, और ये हमारी क्या थी, नाइट्रोजन के उत्पादन की दर, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था, आया समझ में। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, डाईमेथिल ईथर के अपघटन से CH4 H2 तथा CO बनते हैं। इस अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। देखिए क्या है, वेग बराबर k, और यहाँ पे CH3 और CH3 की पावर है 3/2, ठीक है। वापस देखिए, वेग बराबर k और आपको ब्रैकेट में है CH3O CH3 और इसकी पावर है 3/2। आगे देखिए, अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाईमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है। देखिए बच्चों क्या है, कहने का मतलब है हम वेग समीकरण को आंशिक दाब के पद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अब वेग क्या होगा, अतः वेग बराबर k, और ये है P CH3O CH3 और इस पे पावर है 3/2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपको जो दिया हुआ है वो आंशिक दाब के पद में वेग दिया हुआ है, ठीक है, और P यहाँ पे आंशिक दाब को प्रदर्शित कर रहा है। अब आगे देखिए, यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए, देखिए बच्चों दाब को तो मापे हम बार में और समय को मापे मिनट में, तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होगी। यानी हमें क्या करना है, वेग के लिए और वेग स्थिरांक के लिए इकाई पता करनी है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसे, अभिक्रिया का वेग हमें पता है कि वेग बराबर k P CH3O CH3 की पावर 3/2, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में अभिक्रिया का वेग। तो देखिए वेग बराबर क्या हो जाएगा, दाब अपॉन समय हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, दाब को बार में ले रहे हैं भाई, यदि दाब को बार में और समय को मिनट में ले रहे हैं तो
तो क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर बार अपॉन मिनट हो जाएगा। लीजिए भाई, वेग बराबर बार अपॉन मिनट, और इसको मैं लिख सकती हूँ बार मिनट इनवर्स, लिख सकती हूँ ना। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, हमारी वेग की इकाई निकल के आ गई। अब हमें वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है। लीजिए भाई, अब देखिए वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, वेग अपॉन P CH3O CH3 3/2 हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा ना। अरे इधर देखिए भाई, हमें K ज्ञात करना है, तो जब K ज्ञात करना है तो ये यूनिट पूरी, ये जो पूरी यूनिट है ये ऐसे कैसे वेग के नीचे आ जाएगी, यही तो हमने किया है। देखिए वेग स्थिरांक K बराबर वेग अपॉन, और ये ब्रैकेट में है P CH3O CH3 की पावर 3/2। अब वेग हमारा किस में निकल के आया, अभी हमने देखा ना, वेग निकला बार मिनट इनवर्स में। तो लीजिए भाई, वेग की इकाई हमने रख दी बार मिनट इनवर्स, ठीक है। और इधर हम लोगों ने रख दिया, ये आंशिक दाब है, ये भी बार में है, तो ये रख दिया हमने बार, और इसकी पावर है 3/2, तो बार की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके जो 1 पावर है इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बार, और जो उस पर पावर है 1 उसमें से माइनस हो जाएगा 3/2, और ये मिनट इनवर्स। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा -1/2। तो देखिए ये निकल के आया बार की पावर -1/2 मिनट इनवर्स। क्लियर है। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई बच्चों, ये हमारी वेग स्थिरांक की इकाई निकल के आ गई बार की पावर -1/2 और मिनट इनवर्स। क्लियर है, बहुत आसान था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का हमें उल्लेख करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। एक बार मैं इस प्रश्न के आंसर को आपको रीड करके बताना चाहती हूँ कि परीक्षा में आप कैसे लिख के आएंगे। देखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन कारकों के नाम लिखेंगे, फिर उन कारकों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी अभिक्रिया के वेग को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला देखिए, अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा अभिकारकों की प्रकृति, तीसरा ताप, चौथा उत्प्रेरक, पांचवा प्रकाश की उपस्थिति, छठा है विलायक या माध्यम की प्रकृति, सातवां है ठोस अभिकारकों की पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल, और आठवां है विलयन की पीएच। क्लियर है। यानी सबसे पहले हम इन कारकों को लिखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं, अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला है अभिकारकों की सांद्रता। देखिए बच्चों, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। क्लियर है। आगे देखिए, दूसरा है अभिकारकों की प्रकृति। प्रत्येक अभिक्रिया में अभिकारक में उपस्थित बंध टूटते हैं एवं नए बंध बनते हैं, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितनी जल्दी अभिकारकों के बंध टूटकर नए बंध का निर्माण होता है, उतनी जल्दी ही अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। भाई सब आपको बताया हुआ है ये। आगे देखिए, तीसरी हम बात करेंगे ताप की। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जित या सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और प्रति सेकंड प्रभावी टक्कर भी बढ़ जाता है। प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। समझाया हुआ है। आगे देखिए, चौथा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। ये अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या करते हैं, ये जो अभिक्रिया है उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। पांचवा देखिए, प्रकाश की उपस्थिति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं।
जैसे देखिए H2 एवं Cl2 से HCl का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में। इन अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अगला देखिए छठा, विलायक यानी माध्यम की प्रकृति। आयनिक यौगिकों की क्रिया ध्रुवीय विलायकों में तथा सहसंयोजी यौगिकों की क्रिया अध्रुवीय विलायकों में अधिक वेग से एवं आसानी से होती है। अगला देखिए सातवां क्या है, ठोस अभिकारकों की पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल। ठोस अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अतः ठोस अभिकारकों को हमेशा सूक्ष्म विभाजित बारीक चूर्ण के रूप में लेना चाहिए। आया समझ में, समझाया हुआ है। अगला देखिए, और लास्ट है विलयन की पीएच। देखिए बच्चों, कुछ अभिक्रियाएं निश्चित पीएच मान पर ही संपन्न होती है और इनके लिए बफर का प्रयोग करके पीएच को निश्चित रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए पीएच में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये सारे कारक आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता को पहला दुगनी कर दी जाए और दूसरा है आधी कर दी जाए। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए प्रश्न को। ये कह रहा है कि कोई एक अभिक्रिया है जो कि अभिकारक के लिए द्वितीय कोटि की है, ठीक है। अब हमें इस अभिक्रिया के वेग को निकालना है। कब भाई, जब एक बार सांद्रता दुगनी कर दी जाए। अरे भाई, कहने का मतलब है ये कह रहा है कि अभिक्रिया वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता एक बार दुगनी कर दी जाए, और दूसरा पूछ रहा है यदि अभिकारक की सांद्रता को क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वेग समीकरण। देखिए हम लिख सकते हैं वेग बराबर k और a की पावर 2, ठीक है। हम मान लेते हैं ये a है कोई अभिकारक, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर k और a की पावर क्या है, 2। अब सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई क्या कर दी जाए, अभिक्रियक यानी अभिकारक की सांद्रता को दुगनी कर दी जाए। तो देखिए बच्चों, क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता को दुगनी करने का मतलब है कि a बराबर क्या रख दे हम, 2a, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। यदि a बराबर 2a कर दी जाए तो क्या होगा, देखो वेग बराबर k हो गया और इस a की जगह मैंने रख दिया 2 है। तो लीजिए भाई 2a और इस पे मैंने लगा दी पावर 2, ठीक है। यानी 2a की होल पावर है 2 यहाँ पे। अब देखिए जब हम इसको खोलेंगे 2a स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा ना। अरे भाई, ये वेग बराबर हो जाएगा k 4a स्क्वायर होगा ना। अब इसे व्यवस्थित करके मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 4ka स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए वो यही तो बताया हुआ है आपको कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ जब इसको खोलेंगे कि वेग बराबर 4ka की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब देखिए ये हमारे इस वेग समीकरण का कितना गुना है, 4 गुना है ना। तो देखिए क्या होगा, यानी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर अभिकारक की सांद्रता को दुगनी कर दें तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, 4 गुना। क्लियर है, आया समझ में। अगला देखिए, अब बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता को आधी कर दी जाए तो a बराबर क्या रख देंगे, a/2 रख देंगे, ठीक है, ये रख देंगे। तो वेग बराबर हो गया k और a की जगह रख दिया हमने a/2 और इस पे होल पावर 2, ठीक है। अब देखिए जब इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, ka स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है। और व्यवस्थित करके इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 ka स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखिए बच्चों, जो हमारा वेग था, वेग ये था ना ka स्क्वायर। अरे भाई देखिए वेग क्या था, ka स्क्वायर। तो ये वेग का कितना गुना है, 1/4 गुना है ना। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया का जो वेग है अब क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर अब हम अभिकारक की सांद्रता को आधी कर दें तो अभिक्रिया का वेग 1/4 गुना हो
जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे आंसर इसका। देखिए, किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक दुगना हो जाता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं ताप गुणांक को, ताप गुणांक बराबर k और ये बेस में है t प्लस 10, ठीक है, अपॉन kt और ये लगभग बराबर है 2k। भाई हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देते हैं तो वेग स्थिरांक क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को आर्हेनियस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए आर्हेनियस समीकरण है k बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। ये हम सब पढ़ के आए भाई, k बराबर ए ई और ये e की पावर में है, जो e की पावर में है माइनस ई बेस a अपॉन आर टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ A क्या है? आर्हेनियस गुणक है। E बेस A क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। R क्या है? गैस स्थिरांक और T क्या है? परम ताप। ठीक है, ये हम इसका आंसर लिख के आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। देखिए बच्चों, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और ये हमें उसके लिए आंकड़े दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? इधर तो हमें दिया हुआ है समय दिया हुआ है सेकंड में, और इधर हमें जो सांद्रता है वो दी हुई है मोल लीटर इनवर्स में। ठीक है, लीजिए भाई 0 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, और इन पे सांद्रता दी हुई है 0 सेकेंड पे 0.55, 30 सेकंड पे सांद्रता दी हुई है 0.31, 60 सेकंड पे सांद्रता है 0.17 और 90 सेकंड पे सांद्रता है 0.085। ठीक है, ये हमें सारणी में आंकड़े दिए हुए हैं। 30 से 60 सेकंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, ये 30 और 60 जो सेकंड का समय अंतराल है इसमें हमें औसत वेग ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए हमें सीधा सीधा औसत वेग का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए औसत वेग का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। हम सब पढ़ के आए हुए हैं कि औसत वेग बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। सबसे पहले हम डेल आर ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, डेल आर कैसे ज्ञात करेंगे? डेल आर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 0.17 में से माइनस कर देंगे। देखिए बच्चों, मैं इधर लिख रही हूँ डेल आर ज्ञात करने के लिए 0.17 और इसमें से माइनस कर देंगे 0.31 को। ठीक है, इधर देखिए मैं वापस लिख रही हूँ, डेल आर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 0.17, ये 0.17 में से माइनस कर देंगे 0.31 को। और इसी तरीके से डेल टी हमें ज्ञात करना है। डेल टी ज्ञात करने के लिए 60 में से माइनस कर देंगे 30 को। 60 में से क्या माइनस कर देंगे? 30 को। ठीक है, इस तरीके से हम डेल आर और डेल टी पता करेंगे पहले। तो देखिए इधर लीजिए भाई, डेल आर के लिए क्या किया, वो जो मैंने अभी बताया भाई 0.17 में से 0.31 को माइनस कर देंगे। लीजिए भाई 0.17 में से माइनस कर दिया 0.31 को, डेल आर निकल के आ गया माइनस 0.14 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ऐसी डेल टी निकाला। डेल टी के लिए हमने क्या किया था, देखिए 60 में से 30 को माइनस किया था। लीजिए भाई 60 में से 30 को माइनस कर दिया, ये 30 सेकंड हमारे निकल के आ गए। अब जो ये वैल्यू निकल के आई है इनको यहाँ फॉर्मूले में रख दो। लीजिए भाई, तो हमारा औसत वेग क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस ऐसे कैसे रहेगा, और ब्रैकेट में हम डेल आर की वैल्यू रखेंगे। क्या है डेल आर की वैल्यू, माइनस 0.14, ये है ना, ये रख दी हमने, भाग दे दिया 30 का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.14 और इसमें भाग दे दिया हमने 30 का, यानी 0.14 में भाग दे दिया 30 का। लीजिए क्या निकल के आया, 0.004666। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.67 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए बच्चों, कितना आसान प्रश्न था। सीधा सीधा फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी थी, और हमें क्या करना है, डेल आर ज्ञात करना है, डेल टी ज्ञात करना है। अरे भाई, जो आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों की सहायता से डेल आर और डेल टी ज्ञात करो, इस फॉर्मूले में पुट करो और सीधा सीधा औसत वेग ज्ञात कर लो। बहुत आसान है। अगला देखिए,
प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। देखिए बच्चों, कोई अभिक्रिया है जो ए अभिकारक के प्रति तो प्रथम कोटि की और बी के प्रति क्या है, वो द्वितीय कोटि की है। पहला देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अवकल वेग समीकरण लिखना है। क्या लिखना है इसके लिए, अवकल वेग समीकरण। दूसरा, बी की सांद्रता 3 गुणी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों को बताना है। तीसरा, हमें बताना है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे। क्या, पहला तो भाई अवकल वेग समीकरण लिखो, लिख देंगे हम लोग। दूसरा ये कह रहा है कि अगर मान लो इस बी की सांद्रता को 3 गुना कर दे तो वेग क्या होगा, और अगर दोनों की सांद्रता को ही दुगनी कर दें तो वेग क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है कि ए के प्रति तो वो क्या है, प्रथम कोटि का, ठीक है, और बी के प्रति द्वितीय कोटि का है। लीजिए भाई, इसके लिए हम वेग समीकरण क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। यानी ए पे तो घात 1 आ जाएगी, बी पे घात 2 आ जाएगी। ठीक है, लीजिए भाई, ये इसका अवकल वेग समीकरण हो गया, हमने लिख दिया। और अभिक्रिया की कोटि क्या निकल के आई, 1 + 2, यानी अभिक्रिया की कोटि 3 निकल के आ गई, हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ये कह रहा है कि अगर बी की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए, यानी बी की जगह हम रख दे 3b, तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, वेग बराबर के a1, भाई a की पावर 1 है ना, तो वेग बराबर के a की पावर 1 और b की जगह रख दिया मैंने 3b, तो ये हो गया 3b की होल पावर 2। ठीक है, यानी ये 3b स्क्वायर हो गया ये। अब आगे देखिए, इसको मैं खोलूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 9b और b की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी हमारी, के a की पावर 1 और ये 9b की पावर 2 हो जाएगी। अब 9 को मैं आगे लिख दूं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 के a की पावर 1 b की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये अवकल वेग समीकरण था, ये जो अवकल वेग समीकरण था, इसका ये कितना गुना है, 9 गुना। अरे भाई, ये तो हमारा अवकल वेग समीकरण है ही, जो हमने निकाला सेम वही आ गया। और इसका कितना गुना है, 9 गुना है। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ये कब होगा 9 गुना, जब बी की सांद्रता को हमने 3 गुना कर दिया। आगे देखिए, ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने पर क्या होगा, यानी ए बराबर 2a और बी बराबर 2b रख देंगे हम लोग। तो देखिए, वेग बराबर के 2a और 2a की पावर 1, ये 2b की पावर 2। ठीक है, यानी 2a पे तो होल पावर 1 है और 2b पे होल पावर 2 है। तो लीजिए भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a की पावर 1, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और b की पावर 2 हो जाएगा। और इसे व्यवस्थित करके मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ भाई, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 हो गया ना, तो 8 के a की पावर 1 b की पावर 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारे क्या हो गया, उस वेग समीकरण का 8 गुना हो गया ना। देखिए 8 गुना हो गया, तो अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने 9 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और आगे के जो प्रश्न हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।